हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। चलिए आप लोगों को प्रश्नावली 7 का दो का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली में वही क्वेश्चन बना रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपको परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे देखना न भूलिए। चाहूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उसी को मैं लिया। इसको यदि क्वेश्चन बैंक से देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है। कह रहा है कि आपको 4 बिंदुएं दी गई है और जिस तरह से दी गई है उसी तरह से, माने उसी क्रम के, मतलब कि सेम क्रम में ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो आपको जिसमें बिंदु में x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहला 4 बिंदु है जो समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या है? चारों बिंदु समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो ये दो चीज है इसमें कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो वो अभी समानांतर हो सकता है। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर हो, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समानांतर हो, यानी आपस में समानांतर हो, तो वह भी समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर यानी आपस में बराबर और समानांतर हो, यानी एक ही युग्म बराबर भी हो और समानांतर भी हो, तो इसका मतलब है कि वह आपको क्या बनाएगा, समानांतर चतुर्भुज बना देगा, यानी हो जाएगा। और दूसरी या तीसरी परिभाषा के बाद एक चीज और होता है कि जितनी समानांतर चतुर्भुज हैं, तो ज्यादातर समानांतर चतुर्भुज, मतलब समानांतर चतुर्भुज जब इस तरह से पढ़िए डिफिनीशन, तो उसके विकर्ण से भी इसका डिफिनीशन निकलता है। समानांतर चतुर्भुज जितने हैं उसका परिभाषा विकर्ण से भी मिलता है। इससे होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक ये भी आपको मिलेगा। तो परस्पर मतलब आपस में किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के भी दो विकर्ण होंगे और दोनों आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो जिस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित कर दें वे समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। और इसे और गहन अध्ययन करना होगा चतुर्भुज के बारे में तो ज्योमेट्री में चले जाइए। ज्योमेट्री में हर चीज़ समझ में आ जाएगा, उसमें सब चीज़ बताया गया है। ज्योमेट्री का वीडियो देखिए। चलिए निर्देशांक ज्योमेट्री में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको हल में क्या होगा, देखिए हल में होता है कि समानांतर चतुर्भुज आप एक इसमें ड्रा कर सकते हैं। अब किसी तरह से कर सकते हैं, इसमें आपको सोचने की बात नहीं है कि कैसे कीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज ड्रा करना हो तो ऐसे भी समानांतर चतुर्भुज ड्रा कर सकते हैं, यानी अपने अपने ढंग से समानांतर चतुर्भुज आप ड्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद में रही बारी ए बी सी लिखने की, तो हम यहाँ से चाहेंगे तो ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। और यहाँ से लिखे हैं तो क्या मैं यहाँ से ऊपर नहीं लिख सकता था? तो यहाँ से भी ए के बाद बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, यानी कहीं से उठाइए तो उसको वामावर्त या दक्षिणावर्त लिखिए, वामावर्त या दक्षिणावर्त, यानी दाहिने से बाएं की ओर जाइए, दाहिने से बाएं की ओर जाइए या फिर बाएं से दाहिने की ओर जाइए।
तो किसी तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया ABCD, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया, दाहिना से शुरू किया और नीचे से बाएं घूमते हुए फिर वहां पर चले गए, यानी चतुर्भुज के साइकिल जो है पूरा कर दिया गया एक तरह से। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी ABCD लिख सकते हैं, मतलब क्रम होना चाहिए। क्या नहीं लिख सकते हैं, कहीं तो बोल रहा है कि लिख देंगे, इसमें क्या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज की भुजा जो है, क्योंकि ऊपर में आपसे क्रम से कह रहा है, तो ABCD ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्रम से नहीं है आपका। अब यदि लिखेंगे भी तो अब इसमें जो है ABCD ना लेकर के इसका ADBC लिख सकते हैं, नहीं बस वही लिखेंगे, तो ADBC लिखेंगे। ABCD कहिएगा तो नहीं बनेगा, ABC इधर, D इधर, चतुर्भुज आपका नहीं होगा। तो इस तरह से इस चीज पर ध्यान देना होगा कि कैसे बनाइएगा कि आपका चतुर्भुज किसी न किसी क्रम से उसकी शीर्ष जो है आए। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, जो किसी पर बनाइएगा तो बन जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए हटा देते हैं इसको, जैसे आपको सुविधा हो उसी तरह से मैं बता देता हूँ। तो चलिए जो पहला मैं बनाया हूँ, अब इसमें A के निर्देशांक जो है यहाँ बैठा दीजिए। A क्या, यहाँ पर जो है B का हो जाएगा, यहाँ पर C का हो जाएगा, और यहाँ पर D का हो जाएगा, 3 5। अब इसको लिख भी सकते हैं कि मान लिया, इसमें लिख लेंगे मान लिया कि A 1 2 B, यानी एक कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 1 2 है, एक कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 1 2 है। उसी तरह से B एक बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, 4y है, और C भी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 1 से 6 है, और लास्ट में आ गया आपका तथा सुनिए ना, इधर मत लिखे, लिखना होगा तो दिक्कत, तथा D बराबर लिख सकते हैं 3 5, यानी चतुर्भुज के ABC और D जो है क्या है, शीर्ष है, और शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख दिया। अभी मैंने बताया कि यदि ये और ये इसके बराबर है, ये और ये इसके बराबर है, तो निश्चित से समानांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा AB और DC समानांतर है, BC और AD समानांतर है, तब वो समानांतर चतुर्भुज होगा। इसका बाद तीसरा परिभाषा मैंने दिया था कि AB और CD समानांतर भी है और बराबर भी है, तो यह जो आता है समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब इसमें से एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका एक विकर्ण हो गया, तो इस तरह से इसमें एक और विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं तो इधर देखिए AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा, और OB का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु भी O हो जाएगा, यानी AC का मध्य बिंदु O और BD का मध्य बिंदु O, समझ गए। अब देखिए कि यदि हम चाहें तो BD का मध्य बिंदु O है तो O का निर्देशांक निकाल लेंगे, AC का मध्य बिंदु O है तो AC का भी निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु के होने का कारण यह है कि AO और OC एक एक अनुपात में होगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, और इसी तरह से ये भी एक एक अनुपात का हो जाएगा, या फिर 2 2 अनुपात का हो जाएगा, या 3 3 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो ये मध्य बिंदु है, तो लिख सकते हैं कि AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, इसका निर्देशांक कितना होगा ये आपको लिखना है। तो इसका यदि चाहेंगे तो डायरेक्ट निर्देशांक लिख सकते हैं 1 + x,
या 1+1/2 और दूसरा हो जाएगा 2+6/2 यानी x+1 यानी x में तो 1 जोड़ाएगा नहीं तो x+1/2 ही रहेगा। इधर कितना हो जाएगा 8/2 यानी ये 4 हो गया। इसका निर्देशांक हो गया। अब ये जो है फिर जो लिखिएगा फिर BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। अभी मध्य बिंदु इसका भी है O का, O जो है BD का भी मध्य बिंदु हो गया। तो इसका मतलब कि दोनों का निर्देशांक तो पहले तो ये देखना है कि बराबर होगा, एक ही बिंदु होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू आपको क्लियर नहीं आया है। तो चलिए BD से निकालिए इसका कितना आएगा। तो BD का मध्य बिंदु है ना, तो 3 गो और 4 गो 7/2 यहाँ हो गया 5+y/2 हो गया। चूंकि बिंदु O जो है एक ही बिंदु है, बिंदु O तो 2 गो 4 गो नहीं ना है, एक ही बिंदु है O। तो इसलिए यदि एक बिंदु है तो ये देखिए कि आपको क्या लिखिएगा कि 1+1/2 बराबर ये जो है इसके बराबर हो जाएगा 7/2 तथा अब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5+y/2 बराबर 4। तो अब चलिए इसको तिरछी 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, हर में है तो हो गया। इसलिए x बराबर 7 में से 1 गया, क्योंकि दाहिने जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 7 में से 1 गया तो हो गया 6। और यहाँ पर देखिए यहाँ तो हम कटा दिए थे, दोनों हर में था, और यहाँ कितना है हर में 2 है, लेकिन 4 के हर में यदि सोचे तो 1 आएगा, 4 के हर में 1 आएगा, तो 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5+y/8। तो इसलिए y बराबर 8 - 5 हो गया, इसलिए y बराबर 3 हो गया। तो क्या हमको निकालना था, तो x और y के यही वैल्यू निकालना था 2 गो। तो अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये खास तौर के जो लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनवाता हूँ, और ऐसे मैं आप लोगों को सेट भी दूंगा, सेट भी बनवाऊंगा क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो से बने रहिए। नेक्स्ट जो है आप लोग देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाने जा रहे हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या कह रहा है कि ए बी जो है आपका वृत्त का व्यास है। हल लिखिए, एक आपको इसमें वृत्त खींचना है, वृत्त आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वृत्त का एक व्यास आपको क्या लेना है, ए बी लेना है। इस वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। इसका ए बी वृत्त का व्यास है। तो अब देखिए ये ए बी हो गया, केंद्र हो कर लीजिए। इसमें क्या दिया है कि केंद्र के भी निर्देशांक दिए हैं। तो व्यास है जिसका केंद्र है, ये जो केंद्र है इसका निर्देशांक दिया है 2 और -3, ये केंद्र का निर्देशांक है। और ए बी का निर्देशांक मैंने बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4। आपसे किसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो आपसे ए के निर्देशांक पूछ रहा है। तो ए के निर्देशांक एक्स वाई पर मान लिया मैंने,
इसको बना सकते हैं, मान लिया, लिख सकते हैं कि मान लिया कि ए एक्स वाई है, तो इसका मतलब कि ए का निर्देशांक एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आपको कहा गया कि ए बी माने वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है क्योंकि केंद्र है। तो व्यास जो होता है, व्यास, वृत्त के व्यास की परिभाषा आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी वृत्त का व्यास वही रेखाखंड होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। माने किसी भी वृत्त का व्यास वही रेखाखंड होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो है ए बी यदि वृत्त का व्यास है तो वो जो है निश्चित रूप से केंद्र है, और केंद्र आपको दिया भी है। क्या है, केंद्र दिया भी है। तो इस तरह से ये जब इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो गया, तो यू त्रिज्या हो गया और ओ भी त्रिज्या हो गया। तो वृत्त की त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है, तो जितना ओ होगा उतना ओ भी होगा। दोनों को मैंने आर मान लिया, चूंकि वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो ये जो आर है इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और दोनों समान हो गया। इसका मतलब जब यू और ओ भी समान है तो ओ जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो बस मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, अब यहाँ से एक्स प्लस 1 अब बटा 2 हो जाएगा। तो आपका हो गया एक्स प्लस 1, अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या लिख दीजिए, या के बाद कॉमन निसेसरी होता है, तो अब एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स बराबर ये 4, और ध्यान दीजिए 4 और 1 जो है सजातीय है, तब कैलकुलेशन सजातीय का किया जाता है। तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब चलिए यहाँ पर ताथा भी लगा सकते हैं, वाई और भी लगा सकते हैं, तो ये कितना होगा -3, और यहाँ पर कितना है वाई, यानी वाई का लिखे हैं तो वाई, अब प्लस वाई के यहाँ पर 4 आया है, अब बाटा में हो जाएगा 2। तो अब कितना हो गया, तो देखिए वो वाई प्लस 4 अब माइनस हो गया 6, या वाई बराबर -6, और देखिएगा कि 4 जो है बराबर के बाएं साइड में है और प्लस में है, जब इसे दाहिने ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस आपका हो गया 4, इसलिए y बराबर हो गया -10। तो आपका जो है निर्देशांक हो गया, तो ए का निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो ए बराबर हो गया, या ए का निर्देशांक बराबर हो गया, या ऐसे ए बराबर लिखिए 3 और -10, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी आसान क्वेश्चन है, और इस तरह से भी क्वेश्चन जो आपको आता है एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को पुनः बनाने जा रहा हूं। ये 7.2 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जो भी और शेष 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं जो क्वेश्चन बनवाया हूँ उसी तरीका से किसी न किसी क्वेश्चन से टैली करता है, इसलिए उसे बनवाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि मैं जो भी प्रश्न आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखिए, पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन, हाँ देखिए एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि चूँकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि धनी परिवार से जो भी ज़्यादातर लोग हैं वो तो अपना CBSE में चले जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं गरीब परिवार से आते हैं, और वैसे भी बच्चे इसमें ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि शामिल हो रहे हैं जो कि इस वर्ष से कुछ पहले माने 10 क्लास में जाने से पहले CBSE यानी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश के मीडियम के नाम पर एक तरह से ठगे जाते हैं, और इसके बाद में फिर उन बिहार बोर्ड से वो एग्जाम देते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं लास्ट में जाकर हिंदी मीडियम में परीक्षा देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्या होता है कि पहले तो जो है आप ध्यान दीजिए कि इंग्लिश मीडियम में भी आपका सेम क्वेश्चन नहीं रहता है जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है। तो इसको
यदि समझ में ना आए, यदि कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे जो कि इंग्लिश मीडियम से है, जैसे कि मैंने बताया, तो इंग्लिश मीडियम से तो हिंदी थोड़ा समझने में दिक्कत होने लगती है। आप परीक्षा देते हैं हिंदी मीडियम में जा करके, ऐसे कई बच्चे मुझे मिले हैं जो कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तक पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम, फिर आकर के हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यह देखना होता है कि यदि क्वेश्चन कहीं भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। क्या होता है, क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगी निश्चित रूप से। और तब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बनाते समय कि आपको फिगर बनाना नेसेसरी होता है। कभी भी आप क्वेश्चन जब बनाने चलते हैं तो उस क्वेश्चन का फिगर बनाना नेसेसरी होता है। यदि आप उस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं तो समझिए कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पढ़ते समय एक चीज ध्यान देना होता है कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। आप कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय ये आपको ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पढ़ना है, क्या ज्ञात करना है, क्या दिया गया है, क्या उसको पढ़ रहे हैं, यानी क्या उसको पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या ज्ञात कर रहे हैं, यही चीज आपको देखना होता है। और इसके बाद उसे जो है ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला उपलब्ध है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, जब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो अभी समझ में आएगा। तो क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें देखेंगे। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2, तो ये जो है क्रमशः मतलब क्या होता है, लगातार। तो ए का क्रमशः कहने का मतलब होगा कि जो है ए का ये आपका निर्देशांक हो गया और बी का ये हो गया, यही आपको कह रहा है कि क्रमशः है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि एपी जो है 3/7 AB हो और पी रेखाखंड AB पर स्थित हो। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो है AB पर स्थित हो P, ये तो सही है कि AB पर आपका P स्थित हो, तो कहे कि इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है। ये आपको देखना है कि P जो है AB पर इंटरनल है कि बाहरी है, क्योंकि AB पर भीतर भी स्थित हो सकता है या बाहर भी हो सकता है बढ़ाए गए भाग पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कोई नहीं कहेगा स्पष्ट रूप से कि कहाँ है, बढ़ाए गए भाग पर है या उसके भीतर है, क्योंकि जैसे नहीं दिया है ना। तो ये आपको फिगर बनाने से पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि यह है तो कहाँ है। तो चलिए पहले इसको ज्ञात करते हैं हम। हल चूंकि AP बराबर 3/7 AB, या अब देखिए 7 AP बराबर 3 AB आ गया ना, कि 7 AP जो है वो 3 AB के क्या है, बराबर है, यही ना। तो अब जो है ये आप देखते हैं कि AP जो है 7 AP यानी 7 भाग AP का AB के 3 भाग के बराबर है। यहां ध्यान दीजिएगा, AP के 7 भाग AB के 3 भाग के बराबर है। तो अब कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, AP हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि इसका 7 भाग 3 भाग के ना बराबर है, तो AB बड़ा हो जाएगा। तो AP जो है AB बड़ा हो गया, तो AP इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके भीतर है AB। अब इसमें कहीं ना कहीं P इसके भीतर है, क्या है, P इसके कहीं ना कहीं भीतर है, क्योंकि AP के 7 भाग AB के 3 भाग के बराबर है, यानी AB बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके बीच में स्थित है। ये क्लियर हो गया। और चलिए तब हम क्या लिख सकते हैं
कि यहाँ पर लिखे हैं 7AP बराबर 3। अब ए बी देख रहे हैं फिगर में, ए से बी तक क्या है, तो ए बी के बीच में आपको एपी आ गया, ये तो कंफर्म हो गए। तो इसमें लिख सकते हैं कि एपी प्लस पीबी। ये कहाँ से, ए बी के बदले में यानी ए से बी तक जो दूरी है उसको एपी प्लस पीबी आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख दिए। अब चलिए आप क्या करेंगे इसमें, या एपी तो 7 हो ही गया, 7AP, और यहाँ से इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो 3AP प्लस 3PB आपका हो जाएगा। अब चलिए, अब 7AP माइनस 3AP बराबर हो गया 3PB। अब देखिए ये घट गया तो हो गया 4AP बराबर 3PB। अब तो आई बात कि AP बाटा PB बराबर आपका हो गया कितना, तो AP बराबर 3/4, यानी AP और PB का जो अनुपात है 3:4 के अनुपात में है। अब इसको लिख लिए। अब इसका लिखिए -2 और इसका -2 और 4 हो गया। अब P का आपका ज्ञात करना है, निर्देशांक, तो XY मान लिया, P का निर्देशांक XY मान लिया। अब चलिए x बराबर का लिखिएगा, यहाँ पर अब लिख भी सकते हैं, अब लिख लीजिए। अब x बराबर x होता है ना, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो माइनस हो गया 6, -6 अब माइनस हो गया, तो माइनस माइनस मतलब माइनस हो गया, प्लस में लिखा है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, -+−8, यानी ये दोनों इस तरह से हो गया, अब बाटा 2। तो इस तरह से अब आप इसको जब बनाएंगे तो ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए, -14 अब बाटा में हो गया 2, यानी हो गया 7। तो हो गया आपका x बराबर -7। अब x बराबर -7 y निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 12 हो गया, अब प्लस -8 हो गया, अब बाटा, देखिए यहाँ 2 आया है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा बाबू, यहाँ 7 होगा, क्योंकि इसका जो होता है ना तो 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, ये -2 आपका आएगा, गलत हो गया था, 4 3 यहाँ 7 हो जाएगा। और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि तो ये हो गया 4/7, इसमें हो गया 4/7, तो इसमें y वाला है 36/12, इसमें इतना हो गया, तो हो गया, इसलिए y बराबर 4/7। तो आपको कह रहा है अभीष्ट बिंदु P का निर्देशांक -2 और 4/7, ये आपको अभीष्ट बिंदु P का निर्देशांक हो गया। तो अब जो है आपका क्वेश्चन, इससे आगे जब चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अब इससे आगे तो कुछ नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी है ये बन जाएगा, जो भी है आपको बनाना होगा तो आराम से बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन तो आपको आसान है, तो दोनों क्वेश्चन
क्या है, आसान आसान है। इसमें चलिए 1 मिनट अब इसको बना सकते हैं, देख लेते हैं कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना। -3 आपका आ गया, और इसमें लग रहा है कि